पर्यटन को द्वीप समूह की जीवन रेखा कहा जा सकता है। हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं। हर वर्ष लाखों पर्यटक द्वीपों के प्राकृतिक सौंदर्य और शांति की खोज में यहां आते हैं। हर दिन पर्यटक गतिविधियों के जरिए लाखों करोड़ रुपए का व्यापार किया जाता है, जो द्वीपों की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। OFC केबल परियोजना आने के बाद से द्वीपों में पर्यटन के प्रचार प्रसार और लेन देन में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा गया है। द्वीपों में पर्यटन के विकास के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। इनमें ढांचागत सुविधाओं का विकास करना, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने से लेकर नीतिगत फैसले शामिल हैं। छोटे द्वीपों के लिए नो डेवलपमेंट जोन को 50 से घटाकर 20 मीटर किया गया है। 30 द्वीपों के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट को हटाया जा रहा है। मुख्य भूमि से द्वीपों में आगमन को सुगम बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल बनाया जा रहा है। इसका 90% कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका शुभारंभ होने की उम्मीद है। इस टर्मिनल के बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की भी संभावना है। दिगलीपुर के शिवपुर और कैम्बल बे में नौसेना की हवाई पट्टियों का इस्तेमाल करते हुए नागरिक उड़ानों के लिए समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिगलीपुर में पैसेंजर टर्मिनल भी बनाया जा रहा है। अंतर्द्वीपीय कनेक्टिविटी की बात करें तो मध्योत्तर अंडमान को दक्षिण अंडमान से जोड़ने वाले 2 पुलों में से एक कदमतला में बन चुका है, जबकि दूसरा बाराटांग में बनाया जा रहा है। चाथम बम्बू फ्लैट के बीच भी सेतु के निर्माण का कार्य किया जाना है। लॉन्ग आइलैंड को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ने के लिए अतिरिक्त जहाजों की खरीद का भी प्रस्ताव है। हेलीकॉप्टर फ्लीट के विस्तार की भी कोशिशें की जा रही हैं। स्वराज द्वीप में यात्री पैसेंजर टर्मिनल बनाया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड के लिए सी रूट की पहचान कर ली गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में नेताजी का एक भव्य राष्ट्र स्मारक बनाने का काम भी किया जाएगा। इस द्वीप के इतिहास को रेखांकित करने के लिए इसका विकास होगा। इस बीच मुख्य सचिव ने हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में अंडमान रोड शो के उद्घाटन के अवसर पर बताया कि प्रशासन द्वीपों में यॉट पर्यटन के लिए कार्य कर रहा है। यॉट मरीना के लिए नीति बनाई गई है और जल्द ही अंडमान में यॉट मरीना की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि क्रूज पर्यटन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। We have come up with the policy of yacht marina. Very soon we have a yacht marina also, and probably will be going to be the first in the country. With that kind of infrastructure, we will be able to attract high-value tourists here in Andaman. Similarly, one area where think of is such an amazing archipelago. It has almost 836 islands. Still, we do not have any cruise tourism coming, and probably some gaps are there. And what are the problems? How to bridge those gaps, and how to attract all these international cruises or Indian cruises operating in these islands, so that areas wherever it goes, wherever it touches, the people can benefit, other operators can benefit. So these are the areas we are constantly working. मुख्य सचिव ने कहा कि द्वीपों का नैसर्गिक सौंदर्य इसकी USP है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। द्वीपों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने का एक मूलभूत बिंदु है कि कैसे पर्यटकों के ठहरने की अवधि को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था का आधार है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार, निवेश और मुनाफे की कई संभावनाएं मौजूद हैं और हमें कमियों को दूर कर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। The USP of Andaman and Nicobar is the pristine nature. Somehow, by default itself, we have been able to preserve it in such a pristine way that majority of tourists who are coming here would love to see that. One of the factors which will promote tourism is that how can we extend the duration of the stay of a tourist who is coming in other parts of the country, and also introduce the areas which are unknown to him. And this is possible only when tourist operators know about the potential of the place, know what this place can offer. This place has amazing potential, some of which has not been explored as yet. Tourism
is the basic mainstay of the economy. We are virtually at the baseline and there is a huge space which needs to be covered. This has the highest potential of generating employment and giving boost to the economy. 1 rupee of investment in tourism gets you more than 4.2 rupees to 4.5 rupees. This is being established throughout the world. So this is one sector which is going to get you highest amount of benefit. The idea is that we come up with the right policy. We somehow bridge all the gaps which are already existing.